नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब तो चुनाव की बयार बहने लगी है, चुनाव का रंग उड़ने लगा है। 17वीं लोकसभा 2019 का शंखनाद हो चुका है और अब आने वाले दिनों में ज्यादातर बात तो हम लोग इसी पे करते रहेंगे। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो देश के 17 करोड़ लोगों ने अपने मत का उपयोग किया था, मताधिकार। 2019 में इस वर्ष ऐसी उम्मीद है कि 87.5 करोड़ लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। 52 में करीब 43% लोगों ने, जो वोटर थे, उन लोगों ने वोट डाला था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के साथ, अवेयरनेस के साथ, सुविधाओं के साथ 2014 के इलेक्शन में करीब 66.4% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था। हालांकि हर एक बार सुविधा और एजुकेशन से नहीं है, क्योंकि 1980 में हम लोगों के जो 16 जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे कम 37% लोग केवल वोट डाले थे। जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था 1980 में। उम्मीद है कि 2019 में ये 66.5% नहीं, हम लोग शायद जो मेरिट का वो होता है 75% का आंकड़ा, उसको क्रॉस करेंगे। इस इलेक्शन में, इस जनरल इलेक्शन के साथ पहले लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ साथ होते थे। 67 के में आखिरी बार ऐसा हुआ। उसके बाद चूंकि 71 में मिड टर्म पोल एक साल पहले वोट करा दिए गए थे, तो तब से परंपरा ऐसी हो गई है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन ज्यादातर जगह अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बार 4 राज्यों में लोकसभा इलेक्शन के साथ ही आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और उड़ीसा में विधानसभा के इलेक्शन भी साथ हो रहे हैं। हालांकि ड्यू जम्मू एंड कश्मीर में भी ये विधानसभा का इलेक्शन था, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए अभी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वहां अभी इलेक्शन नहीं होंगे। इस इलेक्शन का जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मेरे हिसाब से जो नई हुई हैं, वो एक है कि इस बार बैलेट में जो कैंडिडेट है उसके चुनाव चिन्ह, उसके नाम के साथ साथ उसकी फोटो भी लगेगी। और ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि धीरे धीरे शायद चुनाव चिन्ह चला जाएगा और केवल व्यक्ति का नाम और उसकी फोटो रहेगी, जो ज्यादा जनतांत्रिक रहेगा। एक और चीज इस बार चुनाव आयोग ने कही की है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको स्वतः और उनकी पार्टी को 3 बार पेपर में ये पब्लिश करना पड़ेगा, उनकी आपराधिक क्या क्या मुकदमे दर्ज हैं, क्या क्या हो रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि एफिडेविट में कहीं लिख जाता है, दब जाता है और उसको बहुत नजर में नहीं आता है। इस 17वीं लोकसभा इलेक्शन में जब हुआ है डिक्लेयर, उसके बाद कुछ पार्टीज उसको लेके विरोध दर्ज कर रही हैं कि रमजान का महीना, जो 5 मई को उम्मीद है कि 5 मई से रमजान का महीना जिसके बाद ईद होती है वो शुरू हो जाएगा। जैसा कि पता ही है कि रमजान के में लोग रोजे रखते हैं, मुश्किल रहता है, दिन भर फास्टिंग होती है, और चूंकि ये गर्मी के महीने हैं तो दिन और लंबे होते हैं। उसमें दोनों तरह की चीजें हैं। जो भाजपा के विरोध में उन लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके भाजपा ने इस तरह का कुछ किया। हालांकि टेक्निकली तो पार्टी का इससे कोई फायदा, मतलब पार्टी का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब सरकार के कितना रोल होता है नहीं होता है वो तो नहीं मालूम, ये तो चुनाव आयोग ने इसको किया है। लेकिन मेरी जो समझ है उसके अनुसार इससे भाजपा का नुकसान है, और मैं बता दूं क्यों। क्योंकि देखिए, जब रमजान का महीना होता है तो कोई भी जमात, कोई भी वो लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मतलब उनके अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शाम को तरावी पढ़ते हैं और आपस में मिलते जुलते ज्यादा हैं। तो जैसा देश का माहौल है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ऐसी बात नहीं है तो वो गलत कह रहा है। देश में मुसलमान डरा हुआ है, और इस डरे हुए माहौल में अगर उसको मौका मिल रहा है आपस में व्यूज एक्सचेंज करने का, तो वो भाजपा के विरोध में ही व्यूज एक्सचेंज कर रहा है। और मेरे ख्याल में भाजपा उसने उसको एक मौका दे दिया है कि रमजान के दौरान वो अपने व्यूज को एक्सचेंज करे और आपस में बातचीत करके, मेरे हिसाब से तो मुसलमान भाजपा को हराने के लिए ही वोट देगा। दूसरा एक जो चीज अभी एड्रेस तो की है चुनाव आयोग ने, लेकिन उसको कैसे रोकेंगे उसका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, इस दौरान एक जो फेक न्यूज या फॉल्स न्यूज का जो एक फैक्ट्री से जो निकलती हैं,
तो अब वो फैक्ट्री ओवर टाइम काम करेंगे। अब उन फेक न्यूज या फॉल्स न्यूज को कैसे रोका जाएगा, क्या किया जाएगा चुनाव के दौरान, उसमें तो अभी कोई नियम कायदा नहीं बना है। मेरे हिसाब से चुनाव घोषित होने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें जो सबसे बड़ी घोषणा की वो बीजू जनता दल ने की। मतलब ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। बीजू जनता दल ने कहा है, नवीन पटनायक जी ने, कि हम अपने यहां से मिनिमम 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाएंगे। भले ही देश में महिलाओं का आरक्षण नहीं हुआ है, संसद में वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उसको लटका के रखा है, लेकिन नवीन पटनायक ने ये ऐलान करके एक तरह से मार्गदर्शन का काम किया है कि वो 33% महिलाओं को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। अब जरा चुनाव के आंकड़ों में आ जाएं। देखिए, जब 2014 का चुनाव हुआ था, जो बीजेपी की अनप्रेसिडेंट जीत मानी गई थी और थी भी, मोदी लहर पूरी देश में चली थी, उस समय बीजेपी के 282 सीटें आई थी 543 में। दो जो नॉमिनेट होते हैं वो तो बीजेपी या जो भी रूलिंग पार्टी होती है अपने हिसाब से नॉमिनेट करती है, उसके सदस्य माने जाते हैं। 282 आई थी। हालांकि 5 साल का कार्यकाल खत्म होते 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 वो 267 रह गए थे। 15 लोग उनके या तो बाई इलेक्शंस में उन लोग हार गए थे या अभी 1-2 जगह की सीटें खाली हैं। कांग्रेस की 2014 में 16वीं लोकसभा में 44 सदस्य थे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दौड़ 2014 की जहां से शुरू हुई थी और अब 2019 में फिर ये दौड़ शुरू हुई है, तो यहां से इन लोग कितना आगे और कितना पीछे चलेंगे ये देखना है। 2019 का चुनाव मेरे हिसाब से खास करके बीजेपी और ऑपोजिशन जो भी है, इन लोगों के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि ये 5 साल के लिए शायद चुनाव नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो शायद जो रूल ऑफ द गेम है, जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच के साथ साथ 1 डे आया, फिर T20 आया, लेकिन 1 डे रह गया, अरे T20 भी रह गया, 1 डे भी रह गया और टेस्ट मैच भी रह गया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो इलेक्शन के और बहुत सी चीजों के बेसिक रूल ही चेंज हो जाएंगे। उसी तरह से अगर ऑपोजिशन ये चुनाव जीतती है तो उनके लिए आखिरी मौका रहेगा कि वो अपनी बात अपने ढंग से कहने का, जो जिस ढंग से सोचा गया था उस ढंग से अपनी बात शायद कह पाए। एक दल वाली सरकार पहले चली जब देश आजाद हुआ, फिर खिचड़ी सरकार चलने लगी और 1999 से एक स्टेबिलिटी का दौर आया है। 20 साल उसको पूरे हो चुके हैं जहां पे कोलिएशन गवर्नमेंट्स का दौर है हिंदुस्तान में, और हम लोग उसमें मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं एक चीज बता दूं, जैसे अभी हो रहा है ना कि यहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, कांग्रेस अगर 100 सीट पा भी ली तो क्या होगा, बीजेपी की 100 सीट कम भी हो गई तो क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए और आपको याद दिलाने के लिए सिर्फ बता दूं कि अभी तक ये जो पिछले 20 साल का हो रहा है उसमें कुछ लोग जिसको बहुत एक अच्छी और स्मूथ सरकार मानते हैं, वो 2004 से 2009 की मनमोहन सिंह का यूपीए 1 टर्म को मानते हैं, जो एक बाय एंड लार्ज जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं बीजेपी को छोड़ के। लेकिन वो जो 2004 से 2009 की यूपीए 1 की सरकार थी, उसमें कांग्रेस की जो जीती हुई सीट 2004 में केवल 145 थी और बीजेपी 2004 में 138 सीट जीती थी। 7 सीटों का फासला था, लेकिन कांग्रेस कोलिएशन गवर्नमेंट को ने उसको ठीक से चला के और बिना किसी मेजर दिक्कत के 2004 से 2009 का सफर पूरा किया था। 2009 में उनकी ज्यादा सीटें आई थी और उन्होंने एक कोलिशन किया था, लेकिन उसमें तरह तरह के स्कैम और ये सब उनके पीछे जुड़ गया था और वो उनका खराब यूपीए 2 उनका खराब था, जिसकी बदौलत बीजेपी 2014 में आ गई। मैंने ये आंकड़ा इसलिए बताया कि 145 और 138 जैसे मार्क्स भी कोलिशन जब सरकार है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 200 और 250 सीटें ही आए। अब जरा आपको क्योंकि अब तो सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से की जाएंगी, मैं कोशिश ये करूंगा कि हर हफ्ते जो मेरे 3 प्रोग्राम होते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, उसमें से एक दिन जरूर मैं कुछ अंकों के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं। तो देश में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 36। सुविधा की दृष्टि से हम इनको राज्य ही बोलेंगे, यूनियन टेरिटरीज को भी हम राज्य बोलेंगे। 36 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें से 19 राज्य या यूनियन टेरिटरी जब बोल रहे हैं तो
6 यूनियन टेरिटरी दिल्ली को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट की 6 स्टेट प्लस सिक्किम, असम को छोड़ के, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा, ये वो जगहें हैं जहां 10 या 10 से कम सीटें हैं। तो ऐसे 19 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कुल सीट 51 है। मतलब मोर देन 50% जगहों पे 10% ही लोकसभा की, 10% से भी कम लोकसभा की सीटों का चुनाव होता है। इसके बाद जो सबसे बड़े राज्य हैं उसका हमने क्राइटेरिया रखा है 25 या 25 से ज्यादा सीटों वाले राज्य। तो उसमें कुल 10 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका 28, गुजरात 26, आंध्र प्रदेश और राजस्थान 25-25। मतलब 10 राज्यों में कुल 382 सीटों का चुनाव होगा। मोटे तौर पे ये 10 राज्य देश के 70% लोकसभा सीटों का चुनाव करते हैं। इसके बाद जो तीसरा, जो मझोले राज्य हैं जिनमें 11 से ऊपर सीट और 24 या 24 से कम सीटें हैं, तो उसमें कुल 7 राज्य हैं। उड़ीसा 21, केरला 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13 और छत्तीसगढ़ 11। ये 7 राज्य मिलके कुल 110 सीटों का चुनाव करते हैं। मोटे तौर पे 20% सीटों का चुनाव। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये कुल 36 में से अगर ये 7 हैं तो 20% राज्य 20% सीटों का चुनाव, 20% राज्य 70% सीटों का चुनाव, और मोटे तौर पे 70% से ज्यादा राज्य केवल 10% सीटों का चुनाव करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इलेक्शन के समय ये समझने में आसानी रहेगी कि कभी स्टैटिस्टिक्स में लोग बोले कि मेरी 17 जगह मेरी सरकार चल रही है, 6 जगह सरकार चल रही है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जो 70% सीटें चुन रहे हैं वो शायद लोकसभा के गणित के हिसाब से ज्यादा क्रूशियल रहेंगे। ये चर्चा हम लोगों की आगे भी इलेक्शन की जारी रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।